त्योहारों के दिन हैं और ख़ासकर चंद दिनों में आ रही है दिवाली। और अक्सर शहरवासियों को इस चीज़ की शिकायत रहती है कि त्योहारों के मौसम पर जो खाने पीने का सामान शहरों में बिकता है, गाँवों में बिकता है, उसमें जो है वो मिलावट की जाती है या फिर पुराने सामान को जो है वो बेचा जाता है। तो ऐसे में हमारा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर जो है ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। हमारा जो डिपार्टमेंट है चीज़ें देख रहा है कि कहीं कोई जो अनहाइजीनिक कंडीशन तो नहीं है, उसके भी चलानिंग होती है, लाइसेंसिंग की वायलेशन तो नहीं हो रही। वो सारा चीज़ें जो भी ओवरऑल देख के देखा जाए तो वो सारी चीज़ें के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। अच्छा, बड़ा आम एक नैरेटिव है, हम देखें तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप छोटे-छोटे जो दुकानदार होते हैं, छोटे-छोटे बिज़नेस यूनिट्स होते हैं, आपकी ज़बरदस्ती और आपका जो डर है वो उन पे ही चलता है। जो बड़े-बड़े यूनिट्स होते हैं जिनका करोड़ों में बिज़नेस होता है, ख़ासकर त्योहारों को लेकर, जिनकी बहुत ज़्यादा कंज़प्शन भी रहती है और डिमांड भी रहती है, उन पे आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती। द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। त्योहारों के दिन हैं और ख़ासकर चंद दिनों में आ रही है दिवाली। और अक्सर शहरवासियों को इस चीज़ की शिकायत रहती है कि त्योहारों के मौसम पर जो खाने पीने का सामान शहरों में बिकता है, गाँवों में बिकता है, उसमें जो है वो मिलावट की जाती है या फिर पुराने सामान को जो है वो बेचा जाता है। तो ऐसे में हमारा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर जो है ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो क्वालिटी चेक करें कि त्योहारों के मौसम में, त्योहारों के दिनों में लोगों को जो है वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो बाज़ार में मिलती हैं वो फ्रेश हों और सही दामों में मिलें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं संजीव कुमार जी, जो कि जॉइंट कमिश्नर हैं फूड सेफ्टी JNK के। संजीव जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। संजीव जी, आप बिल्कुल शुरू में ही मैंने कहा कि त्योहारों के दिन, खासकर दिवाली आने वाली है और यूं तो पूरा साल आप ड्राइव चलाते हैं और हमने देखा भी है आपकी टीम्स जो है वो मार्केट वगैरह विज़िट करते हैं। त्योहारों पे चूँकि लागत बहुत ज़्यादा होती है, कंजप्शन रेट बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी वो उस चीज़ की शिकायत रहती है कि दूध में पानी हो गया, मिठाई में कुछ चीज़ें कमी हो गई। तो ऐसे में क्या क्या एक्सरसाइज की अभी तक आपने? अरे इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट थ्रू आउट द पूरे साल ही इन्फोर्समेंट ड्राइव करता रहता है जी। और जब त्यौहार आते हैं तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है जी। तो इस साल भी उसी को नज़र रखते हुए हमारे लोग डेली सैम्पलिंग कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमने मोबाइल फूड टेस्टिंग बैंड्स हैं वो डिप्लॉयड की हुई हैं हर एक जगह पे, ताकि जो भी किसी को शिकायत हो वहाँ पे कंज्यूमर खुद भी जाके उनसे टेस्ट करवा सकता है। और बिल्कुल मिनिमम फीस है उसकी है 20 रुपीज़ और मिल्क के लिए 10 रुपये है। तो उसके साथ साथ ये होता है कि उससे ये पता चलता है कि जो सैंपल वहाँ पे ऑन स्पॉट फेल हो जाता है तो इमीडिएटली हम उसकी लीगल सैम्पलिंग करते हैं। उससे ये होता है कि हमारी जो लेबॉरेटरी है उस पर भी वर्कलोड कम हो जाता है। तो इसके अलावा हमारा जो डिपार्टमेंट है चीज़ें देख रहा है कि कहीं कोई जो अनहाइजीनिक कंडीशन तो नहीं है, उसके भी चलानिंग होती है, लाइसेंसिंग की वायलेशन तो नहीं हो रही। वो सारा चीज़ें जो भी ओवरऑल देख के देखा जाए तो वो सारी चीज़ें के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है और वो सारा जो काम होना चाहिए एक्ट के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। शिकायत तो मैं समझता हूँ कि यकीनन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पब्लिक में से बहुत सारी ऐसी परसेंटेज होगी जिनको एक ग्रीवेंस होगी जो आप तक राब्ता करना चाहते हो। मान लीजिए सुबह सुबह ही लोग जब दूध लेने जाते हैं तो अक्सर ये शिकायत रहती है कि दूध में जो है मिलावट हुई है, दूध पतला है। तो ऐसे में आप तक पहुँचने का ज़रिया क्या है कि लोग आसानी से आप तक पहुँचें? सर इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है 104। किसी को भी फूड आर्टिकल की क्वालिटी के लेके, किसी की दुकान की अनहाइजीनिक कंडीशन के लेके कोई भी फूड के कंसर्निंग कोई भी कंप्लेंट हो तो वो 104 टोल फ्री नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है और उसके बाद उसको टेलीफोनिकली उसको इन्फॉर्म भी किया जाता है। जो एक्शन टेकन होता है वो उनको इन्फॉर्म भी किया जाता है। तो ये 24/7 सर्विस है और किस तरह से
कंप्लेंट को जो है वो दर्ज किया जाता है, आपकी तरफ से कॉग्निजेंस जो है वो किस तरह से लिया जाता है? जैसे आपने अभी बात की आपके पास जो मोबाइल लैब्स हैं उनकी भी फैसिलिटी हैं, शायद जो मेरी मालूमात है उसमें 3 लैब्स जो हैं मोबाइल लैब्स वो जम्मू में हैं, 3 कश्मीर में हैं, और आपका एक रोस्टर बनता है जिस रोस्टर के तहत ये मोबाइल वैन्स जो हैं वो घूमती रहती हैं जम्मू प्रोविंस में। तो आपसे जानना चाहूँगा तरीका क्या है? आपके पास कंप्लेंट आई, उसके बाद किस तरह से फॉलो अप किया जाता है? तो जब जैसे ही हमारे पास क्या है 104 जो टोल फ्री नंबर है वो नेशनल हेल्थ मिशन का एक टोल फ्री नंबर है जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है। तो जैसे ही वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज होती है वो व्हाट्सएप के थ्रू मेरे ही नंबर पे वो फ्लोट हो जाती है कि ये कंप्लेंट आई है। जैसे ही वो व्हाट्सएप नंबर पे जो कंप्लेंटेंट है उसका नंबर होता है और उसकी कंप्लेंट क्या है वो होती है, इमीडिएटली हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है वहीं पे हम उसको पास ऑन करते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जो कंसर्न ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेशन करके देगा। जैसे ही रिपोर्ट आती है हम इमीडिएटली जो हमारा कंसर्न ऑफिसर 104 का है जहाँ से मुझे आई थी कंप्लेंट, हम उसको फॉरवर्ड करते हैं और वो जाके डायरेक्ट कंप्लेंटर को बताते हैं कि हाँ जी आपकी कंप्लेंट जो है वो एड्रेस हो गई और ये आपका इशू है। तो ये हमारा सिस्टम सारा है। अच्छा, बड़ा आम एक नैरेटिव है, हम देखें तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स होते हैं, आपकी ज़बरदस्ती और आपका जो डर है वो उन पे ही चलता है। जो बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं जिनका करोड़ों में बिजनेस होता है, खासकर त्योहारों को लेकर, जिनकी बहुत ज़्यादा कंजप्शन भी रहती है और डिमांड भी रहती है, उन पे आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं, जहाँ तक तो ठीक नहीं है। हमारी कार्रवाई हर एक एस्टेब्लिशमेंट पे रहती है। हमारे जितने भी एस्टेब्लिशमेंट की लास्ट ईयर भी हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आई थी तो इवन के हमने उनको एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्रॉपरली के जे हमारे जितने बड़े होते हैं उनकी ऑलरेडी हुई है, जे है वो हम सारा जितना भी होगा हम एक्शन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कोई भी इन त्योहारों के दौरान मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा पर्टिकुलरली बड़े वाला कोई रहता होगा, क्योंकि हमें भी होता है कि कल को कोई पूछेगा कि उसके क्यों नहीं सैम्पलिंग हुई। तो वो जो हमारे लोग हैं वो वहाँ पे भी हर जगह पे जाते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो वहाँ में जाते हैं, ऐसा नहीं है। संजीव जी, त्योहारों के सीज़न में अगर हम देखें तो ज़्यादातर कंजप्शन मिठाई और नमकीन की रहती है, तो ऐसे में आपकी विज़िट जो है वो कहाँ होती है, कैसे होती है और किस तरह से आप सैंपल लिफ्ट करते हैं? हाँ, मैं इसमें पहले ही बता दूं कि हमारा आज की डेट में हमारी जितनी भी इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग है वो सारा ऑनलाइन पोर्टल पे हमारी फ्लोट होती है। वो नेशनल पोर्टल है, वहाँ पे जितनी भी इंस्पेक्शन होगी सारा होगी। आज के मैं आपको बता दूँ आज का जो फिगर वर्क है मेरे पास, तो ये कहता है कि इसमें अप्रैल से लेके आज तक हमारी 15,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शनें हो चुकी हैं जी। और आज की इससे साथ साथ जो सैंपल हैं वो 6,400 के करीब सैम्पलिंग हो चुकी है। 400 सैंपल जो है और हमारा जो डाटा है नेशनल डाटे के हिसाब से वहाँ पे ये बताया गया कि हमारी जो इंस्पेक्शन है वो उसके डाटे से काफ़ी ज़्यादा हमने की है और इंस्पेक्शन इवन की सैंपलें भी उनके जो हमारा टारगेट था उससे ज़्यादा चल रहा है। इसलिए हमें कि जितना हमें मिल रहा है टारगेट हम उसको अचीव कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं आपकी सैम्पलिंग आपकी विजिट से डेटरेंस है? बिल्कुल है सर, लोग डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारे में आप जैसे फ़ाइन हो रहे हैं, पेनल्टीज़ हो रही हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं जैसे इसी दौरान जो अप्रैल से लेके आज तक हमारे कम से कम जो केसेस हैं कोई 900 के क्लेम डिस्पोज ऑफ हुए हैं, क्योंकि ये केसेस मैक्सिमम जो होते हैं ये सबस्टैंडर्ड और मिस ब्रांडिंग कैटेगरी में आते हैं, जिनका कि जो डिस्पोजल करते हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जो कि एज़ पर एक्ट जो हैं वो एजुकेटिंग ऑफिसर हैं और उनके थ्रू ही ये एग्जीक्यूशन जो फाइन होता है उन्हीं के थ्रू होता है। और 900 केसेस में जो अभी तक का डाटा है वो हमारे पास यह है कि 75 लाख रुपया पेनल्टी हमने इम्पोज हुई है वहाँ पे जो वायलेटर थे। तो आप उससे आपको भी पता चल जाएगा, पब्लिक को भी पता चलेगा कि हाँ जी जहाँ पे होता है वहाँ पे जहाँ पे कोई कमी होती है तो वहाँ उन पे एक्शन हो रहा है। 75 लाख, हाँ जी, तो ये तो बड़ा ह्यूज नंबर है। ये अभी तक का है, ये अभी तक का है 8 महीने जो समय 6 महीने हुए अभी अप्रैल ऑनवर्ड, तो वो 75 लाख रुपए का रेवेन्यू है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सैंपल लिफ्ट करने का आपका तरीका क्या रहता है और फिर ये सैंपल जो है आप कहाँ भेजते हैं? हाँ, इसमें ऐसा रहता है जब भी हम सैंपल उठाते हैं हमारे लोग तो वो पहले दुकानदार को बताते हैं कि भैया मैं फूड सेफ्टी अफसर हूँ और मैं सैंपलिंग ले रहा हूँ और इसकी मैंने टेस्टिंग करवानी है। इवन हर एक सैंपल पे जो जो दुकानदार होगा उसका सिग्नेचर लिया जाता है। सिग्नेचर लेने के बाद उसके कागजों पे सारे सिग्नेचर हो गए, उसके बाद सैंपल जो है वो बाटल में पैक किया जाता है और बाटल पे एक पेपर स्लिप होती है जो उसके ऑफिसर ने दी होती है, उस पर उस दुकानदार के सिग्नेचर लिए जाते हैं कि वो प्रॉपर किया जाता है कि टेम्पर प्रूफ सिस्टम जो रहे। और उसके 4 पार्ट होते हैं जी। एक पार्ट अगर वो दुकानदार चाहे
तो अपनी मर्जी की किसी भी लैब में उसी टाइम भेज सकता है। अगर वो कहता है कि मुझे स्टेट लैब में नहीं भेजना, मैं अपने साथ साथ किसी और भी लैब में भेजना, तो वो भेज सकता है। और लेकिन मैक्सिमम देखा जाएगा कि लोग उसकी ऑप्शन जो है, जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, उसको अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि फीस तो उस टाइम पे एफबीओ को ही देनी है, तो वो नहीं अडॉप्ट कर रहे। बाकी जो बाकी सैंपल जो होते हैं, वो 3 सैंपल जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अफसर होता है उसके पास रहते हैं, एक जो है हमारा लैब में चला जाता है। आज की डेट में हमारे पास स्टेट 2 लैब स्टेट हैं, एक जम्मू में है, एक श्रीनगर में है। इसके अलावा हमने एक नोटिफाई और कर चुके हैं लैब, जो कि नेशनल फूड लेबोरेटरी है गाजियाबाद में, तो वहाँ भी हम बीच बीच में सैम्पलिंग भेजते रहते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, ये भी बताएं, सैंपल आपने लिफ्ट किया, सैंपल में आप क्या देखते हैं? सैंपल में 2 चीज़ें मेन हैं, एक तो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, एक सेफ्टी पैरामीटर हैं। जो दोनों चीज़ें हमने देखनी होती है। क्वालिटी से मेरा कहने का मकसद ये है कि वो पैरामीटर जिसके थोड़ा सा न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशन क्वालिटी जो होगी वो डिफर करेगी, लेकिन जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उसका मतलब कि उसके खाने से हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोनों पैरामीटर देखते हैं, क्वालिटी पैरामीटर भी देखते हैं और सेफ्टी पैरामीटर भी देखते हैं। अच्छा, हम एक नेशनल प्रोजेक्ट की बात करें जो प्रधानमंत्री हमारे उन्होंने लॉन्च किया, ईट राइट इंडिया करके, जो एक नेशनल प्रोजेक्ट है, और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि पूरे भारतवर्ष में जो है, ख़ासकर आपका जो महकमा है वो इस पे काम करे, ताकि ये जो ईट राइट इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ड्रीम है, प्रोजेक्ट है, इसको हम सही कर सकें। क्या है ये प्रोजेक्ट, ख़ासकर जम्मू में क्या कुछ हो रहा है इसमें? सर, ये जो ईट राइट इंडिया प्रोग्राम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत हमारा सोशल बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। वो उसका यही है, ये इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ में नहीं आता, ये हमारा इन्फोर्समेंट के साथ साथ एक्टिविटीज़ सर्विलेंस में आप कंसिडर करते हैं, वो है। इसके काफ़ी पिलर्स हैं। इसमें मेन है कि आपको ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल फूड, ये 3 पिलर पे ये सारा सिस्टम ठहरा हुआ है। इसमें सबसे पहला है कि हमने जो दुकानदार है उसको ट्रेन करना है, उसको बताना है कि आपको कैसे सैनिटरी हाइजीनिक कंडीशन रखनी पड़ेगी, जो कि हमारी जो गाइडलाइन के मुताबिक है। इवन कि हम क्या कर रहे हैं, हम आप जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट, हम मतलब गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग दे रही है, और उसका सारा पैसा जो है गवर्नमेंट पे कर रही है। उसके लिए हमने एजेंसी भी हायर की है और वो ट्रेनिंग चल रही है। इसके साथ साथ हमारा उसमें चलता है ईट राइट कैंपस, कि जितने इंस्टीट्यूशन हैं ईट राइट, जहाँ पे, क्योंकि जो खाना है हम 3 जगह पे जाके मैक्सिमम खाते हैं, जैसे घर में हो गया, जहाँ वर्क प्लेस पे हो गया, जहाँ रेस्टोरेंट में हो गया, जो 3 ही जगह पे हम खाना खाते हैं। तो जो तीनों चीज़ों को हम करके, घर में हम ये लेके चलते हैं कि घर का खाना बिल्कुल हमारा सेफ है, हमें कोई वहाँ पे इशू नहीं है। जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो वर्क प्लेस के लेके हमने, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला ईट राइट कैंपस, कि वर्क प्लेसेस को सर्टिफाइड करना। उसके लिए हमने आइडेंटिफिकेशन की है कुछ इंस्टीट्यूशन की, और हमारा काम 2-3 हमारे जो आज की डेट में हैं, 2 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि ईट राइट कैंपस डिक्लेयर हो चुके हैं, सर्टिफाइड है। उसमें होता क्या है, उसमें पहले स्टेज पे हमारे जो ऑफिसर होते हैं वो वहाँ की प्री इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद जो उसके गैप्स होते हैं, उसके बाद उनकी फास्टैग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, और उसके बाद एक थर्ड पार्टी आती है, वो चेक करती है कि क्या इसकी जो कंडीशन है एज पर नेशनल डाटा के हिसाब से, नेशनल चेकलिस्ट के हिसाब से मिलता है नहीं, और उसके बाद वो रिकमेंडेशन करते हैं, और FSCI दिल्ली से वहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो मैं कह सकता है कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगी उस एस्टेब्लिशमेंट की, तो उसको ईट राइट कैंपस कहते हैं। और जहाँ तक होटल रेस्टोरेंट का सवाल है, वो क्योंकि वो एक मतलब कि एक एस्टेब्लिशमेंट है, वो हमारी लाइसेंसिंग है, उनके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है हाइजीन डेटिंग स्कीम, उसके सेम प्रोसीजर है, लेकिन उसका नाम दिया गया है हाइजीन डेटिंग, ताकि पब्लिक जो वहाँ जाए उसको पता चले कि इस रेस्टोरेंट का या इस होटल का क्या रेटिंग है। आज के दिन में 5 रेट उसमें होता है, 5 स्माइलिंग होगी, आप कुछ देखेंगे, आपने अगर नहीं देखा, आप कभी भी किसी भी होटल में जाइए, उसको पूछिएगा कि क्या भैया आपका हाइजीन रेटिंग हुआ है या नहीं। क्योंकि मैं आपके माध्यम से बताऊं, आज की डेट में हमारे पूरे यूटी ऑफ JNK में 200 से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को हमने हाइजीन रेटिंग में कन्वर्ट करवा चुके हैं, सर्टिफाइड करवा चुके हैं। और आज हमारा इस साल का जो प्रोजेक्ट है कि हमें इसको 500 तक लेके जाना है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अपने तरफ से हाइजीन डेटिंग की एजेंसी का हायर कर चुके हैं, और उसके थ्रू अभी श्रीनगर में कम से कम 30-35 हो चुके हैं, और बाकी सारा काम चल रहा है। तो वो इंशाल्लाह हमारा ये है कि जल्दी से जल्दी वो जो बाकी होंगे वो भी हो जाएंगे। अच्छा, मोटे तौर पर देखें तो जम्मू कश्मीर के नेचुरली बहुत सारे लोग हमें हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे जो इस बिज़नेस के साथ जुड़े होंगे।
मोटे तौर पर क्या उनको कहेंगे ताकि ये जो 5 स्टार रेटिंग आपकी है या 5 स्माइलीज रेटिंग आपकी है ये वो हासिल कर सकें? सर उसके लिए हमारे लोग हर एक जगह पे खुद जा रहे हैं, खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम उनको कहना चाहेंगे कि वो खुद भी सामने आए और अपने एस्टेब्लिशमेंट को तभी जाने। अभी लोग हो सकता है जिनको हाइजीन रेटिंग मिला वो इतना इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं उनको भी बोलता हूँ कि उनको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए कि मेरा जो रेस्टोरेंट है उसको इतने रेटिंग है, ताकि पब्लिक को वहाँ जाए कि हाँ जी इसका रेटिंग है, इसका नहीं है, हम वहीं पे जाएंगे। नहीं, मान लीजिए किसी को ये 5 स्माइलीज प्राप्त करनी है, ठीक, तो उसको क्या करना है? सर उसको ये करना है कि जो चेक लिस्ट है, इसकी चेक लिस्ट में क्या है? चेक लिस्ट में सारा कुछ है कि उसको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसके साथ फास्ट टैग की उसके ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास वाटर टेस्टिंग सैंपल की रिपोर्ट होनी चाहिए, उसके एम्प्लॉय सारे वैक्सीनेटेड होने चाहिए, उसके बाद उसका सिस्टम जो मतलब अंदर की किचन वगैरह साफ सुथरी होनी चाहिए। सारे के सारे पैरामीटर के बेस पे ही उसको मिलेगा। किसी को 3 मिल रहे हैं, किसी को 4 मिल रहे हैं, किसी को 5 मिल रहे हैं, जिस तरह का उनकी फैसिलिटी है उसी के हिसाब से मिल रहे हैं। और उनको चाहिए कि इसको इम्प्रूवमेंट करना, ताकि उस हाइजीन रेटिंग में एक चीज़ और, क्योंकि इसको जो वॉलंटरी है इसमें प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली कि जिसकी हाइजीन रेटिंग अच्छी होगी मतलब होगी वहाँ पे हमारे फूड सेफ्टी का ऑफिसर जो है वो 2 साल तक वहाँ इंस्पेक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी की कंप्लेंट आती है तो वहाँ पे जा सकता है, अगर रूटीन जो इंस्पेक्शन होगी वो वहाँ पे नहीं करेगा। अच्छा, बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ये मैंडेट का जो है वो क्लैश हो जाता है। हम जीएमसी देखें, वो अलग से ढूंढ रही होती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग से ढूंढ रहा होता है, आप अलग से ढूंढ रहे होते हैं, और ऐसे में जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, जो यूनिट है, वो बहुत सफ़र करता है। खासकर मैं एसटीबी की बात करूं, ये जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है उसको लेकर बात करें, एग्जैक्ट असल मैंडेट जो है वो किसके पास है? सर जो जहाँ तक फूड सेफ्टी का सवाल है तो उसका मैंडेट जो है हमारे डिपार्टमेंट के पास ही है, लेकिन उसके जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया रहेगा कि वहाँ पे पोल्यूशन बोर्ड का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो जब हम लाइसेंसिंग करते हैं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे इंक्लूड है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इंक्लूड नहीं है। जैसे स्लाटर हाउस की अगर बात करें तो स्लाटर हाउस में आगे अगर स्लाटर हाउस किसी ने बनाना है तो उसकी एनओसी चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। तो वो सारे के पैरामीटर जो हैं वो सारे देख के ही ये बनाया गया कि क्योंकि ये 2011 से पहले मल्टी डिपार्टमेंट कंट्रोल था, उसी को कन्वर्शन करके ये सिंगल विंडो बनाया गया। और आज की डेट में अगर फूड सेफ्टी का कोई इशू है तो वो सारे का सारा पर्टेन करता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड फूड कंट्रोल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास। अच्छा, ये भी बताएं संजीव जी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी आप हैं, लाइसेंस जो है आप इशू अगर करते हैं तो कैसे इशू करते हैं, उसके क्राइटेरिया क्या है, और दूसरा पेनलाइजेशन जो है, पेनल्टीज़ हैं वो कैसे लगती हैं, और किस तरह से आप वार्निंग्स वगैरह पहले इशू करते हैं और फिर उसके बाद कोई सख्ती से कदम लेते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? जो लाइसेंस और इसका है मैं आपके पास ये बता दूं कि 2 टाइप की लाइसेंसिंग है। एक इसको जो सारे लोग उसको लाइसेंस ही बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है रजिस्ट्रेशन, जो कि छोटे दुकानदार जो पैटी फूड बिजनेस पर उनको करना पड़ता है। उसकी फीस है 100 रुपया पर ईयर जी, और 5 साल तक वो बना सकता है। उसके बाद जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको है स्टेट लाइसेंस जी। स्टेट लाइसेंस की 2000 से लेके 5000 तक फीस है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। उसके बाद है सेंटर लाइसेंसिंग, वो जो है वो सेंटर अथॉरिटी के पास है और उसमें हैं बड़े बड़े मल्टी बिजनेस वाले हैं, जैसे कि कोई बड़ा होगा चेंज वाला उसके है। इवन कि जितने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के वो सेंटर के पास है, जो बड़ी जिसपे का उन्हें टर्नओवर रखा हुआ है 20-40 करोड़ से ऊपर जो है वो उनके पास है। तो कहने का मकसद है कि वो जो बड़े होते हैं वो उनके पास है, हमारे पास जो मीडियम क्लास के हैं वो हमारे पास वो उसके लाइसेंसिंग जो हम करते हैं जी। और पेनल्टी का मैंने पेनल्टी में उसमें ऐसा करते हैं कि कुछ जो हमें वायलेशन है वो जो रजिस्ट्रेशन की वायलेशन है उसको हम जो है वो एजुकेटिंग अफसर के पास भेजते हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं होती, और अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके लिए हम प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं इन द कोर्ट, कंपिटेंट कोर्ट में। अच्छा, सैंपल किसी का फेल हो गया तो उसमें क्या प्रावधान रहता है? और उसके अलावा मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बड़ा प्रोडक्ट है, जिसकी प्रोडक्शन जो है वो बाहर होती है और यहाँ पे आता है और उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का आपके जो प्रोसीजर्स हैं या पैरामीटर्स हैं वो उनको फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे में जो प्रोडक्शन जहाँ होती है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल की जाती है। अगर कहीं से भी बना होगा तो उसको भी पेनलाइज करना होता है, जो जहाँ से बना होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है और जहाँ उसका जो नामिनी होता है। आज की डेट में बता दूं, अगर बाहर वाला भी कोई होगा
उसका भी आप ऑनलाइन उसकी कि कौन सा उसका नॉमिनी है, कहाँ पे है, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया चुका है। हमारा सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वहाँ पे सब कुछ। अभी पीछे एक मुझे याद है कि अभी 2-4 दिन पहले की बात है, तो हमने एक, क्योंकि जो इसकी अनसेफ केसेस होते हैं उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शनिंग जो अथॉरिटी है वो कमिश्नर फूड सेफ्टी है। तो वो जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे हमने कितनी चिट्ठियाँ भेजी थी, वो बता नहीं रहा था कि ये यूनिट किसके नाम पे। अल्टीमेटली हमें जो नया पोर्टल आया तो उसमें पता चल गया, हमें लाइसेंस नंबर डाला, उससे हमें पता निकल के आ गया कि ये किसके नाम पे है, हमने उसके सैंक्शन दे दी। तो ऐसा नहीं कि जिस जहाँ से बना होगा वो भी पार्टी रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर के अगर हम उसको नहीं पार्टी बनाएंगे एक छोटे दुकानदार, तो ऐसा नहीं है, वो चेन है और उसमें लिखा है किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एज पर एक्ट ही हम काम करते हैं। अच्छा, सैंपल फेल हो गया तो क्या कार्रवाई होती है? अगर तो सैंपल सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड होगा तो उसके लिए हम जो केस है वो भेजते हैं एडिशनल डिप्टी मजिस्ट्रेट जो एजुकेटिंग ऑफिसर है, और अगर सैंपल अनसेफ आया तो वो किस कोर्ट में लगता है। दोनों में जो डिफरेंस है, क्योंकि वो क्रिमिनल केस है, वो फाइनेंस, क्योंकि जो केसेस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास लगेंगे वहाँ पे सिर्फ पेनल्टी होती है, फाइन होता है, लेकिन जो कोर्ट में लगेंगे वहाँ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी होता है, दोनों चीज़ों। संजीव जी, बिल्कुल आखिर में त्योहारों के दिन, चंद दिनों में दिवाली, और ऐसे में जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो यकीनन आपके डिपार्टमेंट के साथ जो है वो बड़ी उम्मीद रखते होंगे कि उनको जो भी खाने पीने का सामान बाज़ार में मिलेगा वो बड़ा क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, सेफ़ होगा। तो ऐसे में एज ए जॉइंट कमिश्नर फूड सेफ्टी क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी सामान खरीदें तो वहाँ पे उसकी लेबलिंग देखिए कि उसके आज की डेट में एक्सपायरी तो नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी अब मैंडेटरी हो चुका है। अब वहाँ से पता आगे तो बेस्ट बिफोर था, अब एक्सपायरी आ चुका है, तो वो देखें। और इसके साथ साथ प्लस एफ का लोगो देखें। प्लस एफ से मेरा मतलब है फोर्टिफाइड फूड, क्योंकि जो से कि जो माल न्यूट्रिशन है और डेफिशिएंसी इसकी डेफिशिएंसी ऑफ इसकी है न्यूट्रिएंट की, वो पूरी होगी फोर्टिफाइड फूड से। वो भी एक स्कीम है ईट राइट इंडिया की, जिसके तहत इवन के ICDS मिड डे मील में जो राइस है आज की डेट में जो गवर्नमेंट को सारा जितना राइस जा रहा है वो सारा फोर्टिफाइड जा रहा है। वो भी उनको देखना चाहिए। मार्केट में दूध, साल्ट, आटा, राइस और एक इवन के सीरियल फूड प्रोडक्ट, इवन बिस्किट, ब्रेड, ये भी फोर्टिफाइड मिल रहे हैं। आपको ये देखना है कि आप उस पर जोर करिए कि हमें फोर्टिफाइड फूड ही प्रोक्योरमेंट करना, और उसकी कास्ट भी जो नॉर्मल फूड से है वो ज़्यादा नहीं है, तो वो करना चाहिए। और अगर किसी को कोई भी कंप्लेंट हो क्वालिटी है तो वो हमारे टोल फ्री नंबर 104 पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। थैंक यू संजीव जी, आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे जॉइंट कमिश्नर फूड सेफ्टी संजीव कुमार। और आप भी जो है वो अगर आपकी कोई ऐसी शिकायत है, आपको लगता है कि खाने पीने के सामान में जो बाज़ार में बिक रहा है उसमें कोई मिलावट है या वो अनसेफ है, या आपको लगता है कि उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, तो जागरूक शहरी बनिए, 104 पे कॉल कीजिए और आपकी कॉल को जो है वो अटेंड किया जाएगा, आपकी शिकायत को दर्ज किया जाएगा, और यकीनन उस शिकायत पे जो है वो बाकायदा काम भी होगा। और अगर आपकी शिकायत सही निकलती है तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में हमें जो है वो जागरूक शहरी बनना होगा, तभी जाके ये पॉसिबल होगा कि ख़ासकर जो हमारी एक शिकायत रहती है कि त्योहारों के जो दिन होते हैं उनमें जो बाज़ारों में खाने पीने का सामान रहता है, चाहे हम मिठाई की बात करें, हम नमकीन की बात करें, हम दूध से बनी हुई चीज़ों की बात करें, तो वो तभी पॉसिबल होगा कि अगर हम खुद थोड़ा सा होशियार रहें, जागे रहें, अवेयरनेस हम में हो, और ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो बाज़ार में नहीं बिकेगी जिसमें मिलावट हो। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।